Continuing in the chapter of body fluids and circulation, in the sixth lecture today, we are going to discuss about the electrocardiograph. ECG के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. अब सबसे पहली चीज़, क्योंकि इसका नाम आ गया, अब आप ये देखो कि आज तक आप एक पेपर के बारे में पढ़ते आए हो, ग्राफ पेपर के बारे में, तो आप हो सकता है ये सोचने लगो कि ये जो पेपर है ECG मशीन के पेपर का नाम भी फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा. लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अगर बोला जा रहा है तो ये है हमारी मशीन, और अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जा रहा है तो ये है पेपर. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है हमारा पेपर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है हमारी मशीन. ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे उल्टा है, जो आप पढ़ते आए हो वैसा नहीं है. मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो पेपर मिलता है उसमें से उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब एनसीईआरटी आपको एक कहानी की तरफ भेजती है. इस कहानी में बस एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्डियक अरेस्ट के सिचुएशन में जो हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है, ECG मशीन होती है, वो किस तरीके की आवाज़ निकालती है. तो आवाज़ निकालती है ये पी करके, ये इस तरीके की आवाज़ निकालती है कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में. अब एनसीईआरटी डायरेक्टली रीड करते हैं तो क्या कह रही है कि यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल, जिसके अंदर एक पेशेंट को हुकअप करा हुआ दिखाया जाता है, यानी जोड़ा हुआ, अटैच टू दी मॉनिटर मशीन, जिसके अंदर वोल्टेज के ट्रेसेस दिखाए जाते हैं एक स्क्रीन के ऊपर, और एक साउंड चल रही होती है पिप पिप पिप, और पी करके साउंड आती है जैसे ही पेशेंट जो है मर जाता है, कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है. दिस टाइप ऑफ मशीन, इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इस मशीन को यूज़ करते हैं हम लोग उस पेपर को निकालने के लिए जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब बात आती है क्या कि ECG जो है हमारा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल. ECG क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. अब हमें जब ECG ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ECG ऑब्टेन करने के लिए हमें कुछ लीड्स की मदद लेनी पड़ेगी कि हम पेशेंट को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे मशीन से, और मशीन को कैसे करेंगे, मिनिमम तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स को यूज़ करेंगे हम लोग. और ये कहाँ लगाते हैं, इनके लोकेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एक लगाएंगे हम लोग रिस्ट पे, लेफ़्ट रिस्ट पे एक लगाएंगे हमारी राइट रिस्ट पे, और एक लगाएंगे लेफ़्ट वाले एंकल पे. 3 हो गई, 1 टू ईच रिस्ट, 1 और 2 यहाँ लग गई, और तीसरी लगाई है हमने एंकल पे. इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर देंगे पेशेंट को. और अगर हमें डिटेल्ड इवैल्यूएशन करनी है उसके हार्ट के फंक्शन की, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल लीड्स को अटैच करेंगे. कहाँ पर, चेस्ट रीजन के अंदर. ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. डिटेल्ड इवैल्यूएशन अगर करना है आपको पेशेंट के हार्ट फंक्शन का, तो आप कहाँ पे लगाओगे लीड्स को, चेस्ट रीजन में लगाओगे. कितनी लगाओगे, एक तो नहीं, मल्टीपल लीड्स लगाएंगे. और नॉर्मल अगर एक स्टैंडर्ड ECG लेना है तो आपको 3 लीड्स का यूज़ करना है, और वो 3 लीड्स कहाँ लगेंगी, दोनों की दोनों रिस्ट पे, और एक लेफ़्ट एंकल को प्रेफर करते हैं हम लोग. इस तरीके से हम लोग इसकी मॉनिटर कर लेंगे हार्ट की एक्टिविटी को. यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ एक स्टैंडर्ड ECG की. आपको एक स्टैंडर्ड ECG यहाँ दे रखा है. अब इसके अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड ECG में हर पीक का कोई ना कोई लेटर से नाम दिया जाता है. जैसे ये वाली जो पीक है इसका नाम P रख दिया, फिर Q है, फिर R, फिर S, उसके बाद हमारा T, इस तरीके से. अब इसको समझ के याद रखने के लिए मैंने अपने टाइम पे ये ट्रिक बनाई थी. आप भी इसको इसी तरीके से रखना. सबसे पहले आप एक तरीके से यहाँ बाइफर्केशन कर लो कि ये हमारा एट्रिया वाला कहानी है और ये वेंट्रिकल्स की कहानी है. और इन पीक्स का क्या नाम रखोगे आप, दे और रे, दे रे, ये याद रखना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. दे रे. अब दे रे से का क्या मतलब है कि ये जो हमारी P वेव है ये रिप्रेजेंट कर रही है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. और T वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. इस तरीके से आपके सारे के सारे चीज़ें इसमें सॉल्व हो जाएंगी. P वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स, और फिर T वेव. P वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया.
QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ए और वी का बाइफर्केशन हो गया कि पी वाला सिर्फ एट्रिया के लिए है, बाकी QRS और टी ये हमारे वेंट्रिकल के लिए हम लोगों ने रखा है। और हमें एट्रिया का सिर्फ डीपोलराइजेशन से मतलब है और इनके डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों से मतलब है वेंट्रिकल्स की। इन चीज़ों को हम लोग पढ़ ले रहे हैं। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है, ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम पी से लेकर टी तक, PQRST। ये चीज़ हमने देखी, पी से लेकर टी तक PQRST। आगे जो कि करस्पॉन्ड कर रही है किस चीज़ को, अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को, हमारी हर एक जो वेव है ये रिप्रेजेंट कर रही है। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया को। ये चीज़ हमने याद करी कि हमारी जो पी वेव है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को याद करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेव, यानी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब यही होता है कि एक्साइटेशन हुई है, और रिलैक्सेशन हुई है इसका मतलब होता है रीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का क्या मतलब है कि एट्रिया एक्साइट किया है, एट्रिया एक्साइट करेगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों के दोनों एट्रिया का, यानी एट्रियल सिस्टोल होगा। फिर बात आ रही है QRS कॉम्प्लेक्स की, तो QRS कॉम्प्लेक्स ने क्या रिप्रेजेंट किया है, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कौन शो करेगा, हमारा QRS कॉम्प्लेक्स। यही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है, द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, और ये इनिशिएट करेगा किसको, डीपोलराइज हो रहा है अगर वेंट्रिकल हमारा, यानी वेंट्रिकल एक्साइट हो रहा है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी, और कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टार्ट होगी शॉर्टली स्टार्ट होगी आफ्टर द क्यू, और मार्क करेगी बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल को। अब ये जो हमारी रिलैक्स जो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ये क्यू के बाद शॉर्टली स्टार्ट होगी और हमारे सिस्टोल को मार्क करेगी। यही चीज़ एनसीईआरटी ने बोली, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट स्लोली आफ्टर क्यू के बाद स्टार्ट होगी और मार्क करेगी सिस्टोल की बिगिनिंग को। फिर लास्टली बात आती है हमारी किसके बारे में, हमारे टी वेव के बारे में। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी रीपोलराइजेशन को हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट के अंदर वापस आ जाना, यानी रिलैक्सेशन को शो कर रहा है। और टी वेव क्या है, एंड ऑफ द टी वेव जो है हमारा ये मार्क करती है कि एंड ऑफ द सिस्टोल हो गया, कि टी वेव का एंड, यानी ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या हो गया, हमारे सिस्टोल का एंड हो गया। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, द एंड ऑफ द टी वेव मार्क कर रही है एंड ऑफ सिस्टोल को। फिर बात आती है क्या कि अगर आप ऑब्वियसली काउंट कर लो नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स को कि एक इंडिविजुअल के अंदर कितने टाइम पीरियड में है, तो आप उसकी हार्ट बीट को निकाल सकते हो कि भाई मान लो मैंने ये 1 मिनट के लिए ले लिया डाटा, 1 मिनट के लिए डाटा लिया तो मुझे QRS कॉम्प्लेक्स कितने मिल गए, 72 मिल गए। तो इसका मतलब उसकी हार्ट रेट कितनी है, 72 टाइम्स पर मिनट है। या मान लो 15 सेकंड का डाटा लिया है, 15 सेकंड के डाटा में मुझे मिल गया कि भाई इसके अंदर जो है 20 टाइम्स आई है ये QRS कॉम्प्लेक्स, तो 60 सेकंड में कितना आ गया, 15 में अगर 20 टाइम्स आया है तो 60 सेकंड्स में कितना आ जाएगा, 80, यानी इसकी जो हार्ट रेट है वो कितनी हो गई, 80 टाइम्स पर मिनट हो गई। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर मिल रहे हैं एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी हार्ट बीट का रेट कि वो किस जो उसका हार्ट रेट है वो कितना है। और क्योंकि अच्छा एक बात और, ये हो सकता है आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी दे दे, इसके बेसिस पे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मान लो कि एक इंसान के अंदर 10 सेकंड में हमें 7 वो देखने को मिल गई, 10 सेकंड के अंदर हमें 7 QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिले। अब पूछेगा आपसे तो इसकी हार्ट बीट कितनी हो गई, तो 10 सेकंड में अगर 7 देखने को मिले हैं तो 60 सेकंड में कितने देखने को मिलेंगे, 6 7 42, तो 42 बीट्स पर मिनट इसका हार्ट रेट है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कोई भी डाटा आपको दिया हो अगर, इसके बाहर वैसे जाने वाला नहीं है। फिर लास्ट में आपको एनसीईआरटी एक बात कह रही है, क्योंकि जो ECG है ऑब्टेन अगर हमने किया अलग अलग इंडिविजुअल से, उनका क्या होगा, रफली सेम शेप होगा।
एक गिवन लीड जो हमने लगाई है, लीड कॉन्फ़िगरेशन करी है, जैसे हमने अभी लीड कॉन्फ़िगरेशन आपको 2 बताई। एक तो दोनों रिस्ट पे कनेक्ट कर दो और दूसरा हमारे लेफ़्ट एंकल पे कनेक्ट कर दो। तो यही लीड की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग सेम रखें किसी दूसरे ह्यूमन के केस में, तो ऑब्वियसली रफली थोड़ा-थोड़ा सेम ही होगा उनका। सिंस द ईसीजीज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, उनका रफली सेम शेप रहेगी एक गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अगर कोई भी डेविएशन किसी दूसरे इंसान में हमें देखने को मिलता है, इसका ये मतलब है कि उसके अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी या डिज़ीज़ हो रही है। इसीलिए जो ईसीजी है हमारा, ये ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का पार्ट बन जाता है। अच्छा, वैसे ये जो गिवन लेड कॉन्फ़िगरेशन या लीड कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप प्रोनाउंस करो, ये जो इसने एनसीईआरटी ने वर्ड यूज़ किया, ये इस बात का सबूत है कि एक से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती हैं हमारी लीड्स के अरेंजमेंट की, और ये सब जो है हमारे एमबीबीएस का पार्ट है और उसके बाद जो है कार्डियो का पार्ट है। तो वो हायर लेवल की चीज़ें हैं, हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से बस इतना जानेंगे कि हमारा ये स्टैंडर्ड ईसीजी है, इसके अंदर एक ट्रिक हमने पढ़ी दे रे करके। तो ये पी वेव हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को यानी इसको कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एट्रियल सिस्टोल को शो कर रही है। और इसके बाद वाला जितना हिस्सा है ये हमारे वेंट्रिकल्स के लिए है, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स और टी वेव हमारी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को शो कर रही है। ट्रिक हमारी दे रे करके है। हमें 3 जगह लीड लगानी है, कहाँ पे, दोनों रिस्ट पे, कलाइयों पे और लेफ़्ट एंकल पे लगानी है। और अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए, हमें इवैल्यूएशन करनी है हार्ट की, तो आप क्या करो, चेस्ट रीजन के अंदर मल्टीपल लीड्स लगा लो। अच्छा, आखिरी बात क्या की, टी वेव का एंड क्या मार्क करता है, एंड ऑफ द सिस्टोल को मार्क करता है। और एक और चीज़ और कि अगर हमें नंबर ऑफ़ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बता दिए जाएं तो हम लोग एक गिवन टाइम पीरियड के हिसाब से उसकी हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी को और डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेंगे।